हेलो, वेलकम इंडिया मसाला पॉडकास्ट। आपसे वार्तालाप 27 फरवरी 2021 की शाम। और मैं सोच रहा था कि अगर इंडिया मसाला पॉडकास्ट का कुछ टैगलाइन होगा तो क्या होना चाहिए, तो सोचा मैंने मोर लाइफ एवरी डे। तो हम कुछ ऐसी चीज़ों पे बातचीत करें, कुछ उन चीज़ों पे ध्यान दें जिससे हम हर दिन अपने जीवन में अपनी जो लाइफ है ना उसको थोड़ा ज़्यादा एंजॉय कर पाएं और डीपली जी पाएं, कुछ ज़्यादा मायने समझ पाएं। तो इसी कोशिश में आज एक नई एपिसोड के साथ आप सबके मुखातिब हो। अमित शेखर। आप मुझे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, फेसबुक पे तो हम मिलते ही रहते हैं। साथ के साथ आप हमारे जो पॉडकास्ट हैं वो सुन सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो गाना हो या जियो सावन हो या फिर स्पॉटिफाई हो या एप्पल या गूगल पॉडकास्ट हो। तो आप सब इंडिया मसाला के नाम से वो पॉडकास्ट वहां पे सुन सकते हैं। आज मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ फॉर वन पर्टिकुलर रीजन दैट आप किसी टॉपिक की खोज में लगते हैं और सडनली आपके हाथ में कुछ ऐसा लग जाता है कि आप उसमें डूब जाते हैं। तो ऐसे ही डूबने की बात हुई। एक इंसान के बारे में बहुत दिनों से सुन रखा था, बहुत अलग अलग पॉडकास्ट पे, अलग अलग हेल्थ चैनल्स पे उनके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। द जेंटलमैन्स नेम इज विम हॉफ। अब विम हॉफ जी को एक आइसमैन की उपाधि दी गई है। अब आइसमैन क्यों बोला जाता है उनको? टोटल अभी 61 ईयर्स के हैं विम हॉफ जी। 1959 में उनका जन्म हुआ था। हॉलैंड के हैं, डच, नीदरलैंड जो आप बोले। एक्सट्रीम एथलीट माना जाता है उनको और कई सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं उनके नाम से। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑलमोस्ट 57 मीटर का एक स्विम किया था उन्होंने। आप बोले 57 मीटर स्विम करना कौन सी बड़ी बात है, बट वो स्विमिंग उन्होंने की थी बर्फ के अंदर। 1 मीटर मोटी बर्फ की लेयर है, उसके नीचे स्विम करना। तो बर्फ में एक कट करते हैं उसके अंदर आदमी, और जब ये स्विम कर रहे होते तो खाली उन्होंने शॉर्ट्स पहना होता है। तो आइस कोल्ड चिल्ड वाटर के अंदर में स्विमिंग करते हुए एक होल से दूसरे होल तक निकलना वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इसके नाम पे उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। उन्होंने ऑल्सो फास्टेस्ट हाफ मैराथन, हाफ मैराथन इज व्हाट 21 किलोमीटर्स की जो दौड़ होती है, फास्टेस्ट किया। टोटल समय जो उनको लगा 2 घंटे और 16 मिनट। तो आप बोलेंगे अगेन इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये जो हाफ मैराथन उन्होंने दौड़ा है वो बर्फ पे दौड़ा है, खाली शॉर्ट्स पहन के, ऊपर कोई कपड़ा नहीं है, मतलब बर्फीली जगह पे दौड़े हैं और बिना जूते के दौड़े। लॉन्गेस्ट टाइम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद आइस, 16 बार वो रिकॉर्ड अपना बना चुके हैं और तोड़ चुके हैं। सबसे ज्यादा समय तक बर्फ के अंदर खुद को दबाकर रखना, बर्फ तो खाली उनका सर निकला रहता है और पूरा शरीर बर्फ के अंदर डूबा रहता है। उनका जो लास्ट रिकॉर्ड है वो 1 घंटे 53 मिनट का है। 1 hour 53 मिनट्स एक शॉर्ट्स पहना हुआ था उन्होंने और पूरी बॉडी वो एक बर्फ से ढकी रहती है और उसमें उनके बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो स्किन का टेम्परेचर है, वो नॉर्मल रहता है। एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज सो सो अमेजिंग। माउंट एवरेस्ट पे चले गए अगेन वापस। खाली इस बार उन्हें जूते पहन लिए थे क्योंकि वहां तो फ्रॉस्ट बाइट होती है। अभिनव जी स्वागत है आपका। तो जो भी हमारे सेना में लोग हैं जिनको उन हाई ऑल्टीट्यूड वेरी कोल्ड, जैसे सियाचिन का नाम आपने सुना होगा, और माउंट एवरेस्ट तो आपने सुना ही है। तो विम हॉफ एक्चुअली जो डेथ जोन होता है वहां पे माउंट एवरेस्ट में 7200 मीटर की ऊंचाई तक चले गए थे खाली शॉर्ट्स और शूज पहन करके। बट उनको बाद में लोगों ने बोला कि प्लीज आप इसको बंद कीजिए क्योंकि आपके पैरों में बार बार इन्फेक्शन हो रही है। तो ऑलमोस्ट जो समिट के मतलब 8000 मीटर की ऊंचाई, 8000 कुछ मीटर है, और वहां से 7200 मीटर तक पहुंच गए थे। बड़ी कमाल की बात है। बहुत सारे दूसरे माउंटेन्स पे उन्होंने चढ़ाई की है विदाउट प्रोटेक्टिव गियर, विदाउट एनी क्लोथिंग, बस वो शॉर्ट्स पहनते हैं और शूज पहने और निकल गए। फुल मैराथन दौड़ा उन्होंने 5 घंटे 25 मिनट में बिना जूतों के, अभी बर्फ में। और एक और जो कमाल का काम किया, एक फुल मैराथन जो कि 42 किलोमीटर की दौड़ होती है नामीब डेजर्ट, नामीबिया में जो नामीब डेजर्ट है उसमें बिना पानी के वो दौड़े और
डॉक्टर्स आसपास थे उनको देखने के लिए, लेकिन और ये सब किसी किसी चैनल के लिए वो चैलेंज के तौर पे किया उन्होंने, जैसे डिस्कवरी के लिए, कभी नेशनल जियोग्राफिक के लिए। तो हम जिस इंसान की बात कर रहे हैं, विम हॉफ, पूरी दुनिया में एक एक्सट्रीम एथलीट के तौर पे उन्हें माना जाता है और याद किया जाता है। आज हम एक और चीज की बात करना चाहेंगे। विम हॉफ ने 2011 में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान डॉक्टर्स को बोला कि मैं अपनी इम्यून सिस्टम को अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ। दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट अ किड्स प्ले। हाय दीपक, वेलकम। तो उनकी बॉडी में एक्चुअली एंडोटॉक्सिन्स इंजेक्शन दिए गए। एंडोटॉक्सिन्स क्या है? जो कि जो बैक्टीरिया है मर जाते हैं और उनके जो विषैले कण होते हैं वो आपकी बॉडी में डाले जाए। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर किसी नॉर्मल इंसान में एंडोटॉक्सिन के इंजेक्शन दिए जाए तो उसमें बहुत जल्दी आधे घंटे के अंदर में बीमारियों के लक्षण दिखना चालू होंगे। फीवर होगी, वॉमिटिंग होगी, बहुत सारा शिवरिंग होगा और पता नहीं मर भी सकते आदमी बहुत, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम बहुत तुरंत ही एक्टिवेट हो जाती है आपको बचाने के लिए। बट विम हॉफ उससे भी बिना किसी मुसीबत के निकल पाए। उस इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली विम हॉफ साहब जो है वो पूरी जिंदगी लिविंग ऑन द एज वाला सिस्टम रहा है उनका। खतरों के खिलाड़ी नहीं बोलते हैं, वो हमेशा खतरों से। अब उनको ये पावर, ये जो शक्ति है, ये सब करने की कहां से मिली है? तो उन्होंने एक टेक्निक निकाली है जिसका नाम है विम हॉफ मेथड, उनके नाम से ही है। हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि हम शायद पूरी बात नहीं कर पाए क्योंकि काफी डीप हो गई, और आज मैं खाली एक एस्पेक्ट को ही चेक करता रह गया, विच वॉज ब्रीदिंग, कि आप कॉन्शियस डीप ब्रीदिंग हम कैसे कर सकते हैं। कल के एपिसोड में हम बात करेंगे दो और चीजों की, जिसमें आता है कोल्ड शावर, ठंडे पानी से नहाना, ठंडे वातावरण में रहना, एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर गुड हेल्थ, इम्यून सिस्टम, रेजिलियंस। रेजिलियंस से याद आया, तीसरी चीज उनकी है वो है विल पावर, कमिटमेंट। अगर इंसान में कमिटमेंट और विल पावर हो तो होप हो तो इंसान कहीं से भी निकल सकता है। फ्रैंकल साहब की किताब पढ़ रहा हूं, अ मैन्स लाइफ मीनिंग। कंसंट्रेशन कैंप, नाजियों के 1000 कोशिशों के मारने की गई उनको, और उसके बाद भी वो निकल के आ रहे, एक होप, एक आशा लेकर निकले। तो विल पावर, कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी ये जो एक्सट्रीम करने वाले एथलीट है तो कभी कभी मुसीबत का भी सामना करना होता है। जैसे विम हॉफ साहब ने जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए कोशिश की और बर्फ को कट करके 1 मीटर बर्फ के नीचे जंप करके, और याद कीजिए आपको बर्फ के नीचे खाली एक शॉर्ट्स पहन के स्विम करके जाना है 60 मीटर की दूरी पर, 1-2 और कट करके रखे हैं कि ये जहां तक एंड्योर कर पाते हैं वहां निकलेंगे। एक ट्रायल रन में क्या हुआ, चश्मे नहीं पहने थे उन्होंने, इनकी कॉर्निया फ्रीज हो गई। जो रेटिना होती है, रेटिना फ्री मतलब उनको टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हो गया और उनको फिर वहां से रेस्क्यू करके निकालना पड़ा लोगों को। एक बार खुद ही बताते हैं बड़े हंस के कि ब्लिजार्ड होता है, जिसको काफी तेज बर्फीली हवा जो चलती है, काफी तेज हवा होती है, उससे जो ठंडी है वो डबल हो जाती है। तो माउंट एवरेस्ट पे ब्लिजार्ड में गुम हो गया, अब रास्ता गुम हो गया, पता नहीं चल रहा है, 80,000 फीट की ऊंचाई पे है। तो उनसे पूछा गया कि क्या आप उस हालत में, जबकि आपको बर्फ के नीचे हैं और दिखाई देना बंद हो जाता है, कहाँ आपने होल भी मिस कर दिया, तो आप तो पैनिक क्यों होंगे? उन्होंने बोला नहीं, उस समय कोई स्ट्रेस ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने खुद को इस तरह से ट्रेन किया है कि वो पैनिक सिचुएशन में उनको स्ट्रेस नहीं होता। एंड ही सेज कि मैं कॉन्शियसली अपने शरीर के जो हार्मोन्स है, स्ट्रेस हार्मोन्स है, जो तनाव के समय हमारे शरीर में निकलते हैं, वो उन हार्मोन्स को रिलीज ऐसे ही कर सकते हैं बेड पे सोते सोते। अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि अभी तक तो लोग सोचते हैं कि ये जो स्ट्रेस हार्मोन है उसके ऊपर तो हमारा कंट्रोल है ही नहीं, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, हमारी ब्रेन का वो हिस्सा जो ऑटोमेटिक चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल सांस लेने में हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, हमारा दिल जो धड़क रहा है उस पर हमारा कोई कंट्रोल, वो तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर कंट्रोल में आता है। हाँ, सांसें ऑटोनोमस भी हैं, बट हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, और आज हम बात करेंगे कंट्रोल ब्रीदिंग, विम हॉफ साहब क्या बोलते हैं उसके बारे में। तो अभी इंडोटॉक्सिन वाले एक्सपेरिमेंट के ऊपर में आते हैं। सो 2011 पोलैंड में यूनिवर्सिटी है, रेडबॉड यूनिवर्सिटी, और उसके इंटेंसिव केयर न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में भाई साहब ये गए और इन्होंने खुद को बोला कि आई एम रेडी फॉर द एक्सपेरिमेंट, आप इंडोटॉक्सिन मेरे बॉडी के अंदर में डाल सकते हैं। तो डॉक्टर्स ने भी सारे प्रिकॉशंस लेते हुए बोला कि ठीक है, इंडोटॉक्सिन हम डालने की देखते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे आप उसको एंड्योर कर पाते हैं। और सारी चेतावनी, वार्निंग्स देने के बाद उनकी बॉडी में इंटॉक्सिन के इंजेक्शन दिए गए। डॉक्टर ने बोला अभी आपको बहुत वायलेंट रिएक्शन होगा, आधे घंटे के अंदर में हो सकता है आपको
आप संभालिए, खुद को कंट्रोल कीजिए। और ये बोले मेडिटेशन की स्टेट में चलेगा और सांस अपनी तेज की। मैं वो वीडियो शेयर करूंगा जब भी ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसका, विम हॉफ का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखिएगा उसको। तो जब भी डेड बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन के इंजेक्शंस दिए जाएं, और मैं आपको वापस बताऊंगा, जो हम अक्सर लीकी गट की बात करते हैं, हमारे शरीर में अरबों खरबों बैक्टीरिया वायरसेस हैं, लेकिन ब्लड में एक बैक्टीरिया भी पहुंचना खतरनाक होता है। तो जब भी हमारे गट से कुछ ऐसे केमिकल्स या बैक्टीरियाज हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचे तो एक पॉइजनस रिएक्शन हो सकता है। तो जब तक पेट में है सुरक्षित है। खून में पहुंचना बैक्टीरिया का वार्निंग की साइन है। बैक्टीरिया छोड़ दीजिए, मरे हुए बैक्टीरिया का जो कवर होता है, छिलका होता है, वो भी पहुंचे तो भी उससे। एंड सेम थिंग वाज इंजेक्टेड डायरेक्टली इन द ब्लड। तो नॉर्मल इंसान में तुरंत में फीवर होगी, हेडेक हो सकता है, हालांकि क्वांटिटी कम दी जाती कि वो टॉक्सिक ना हो कि आदमी मर ना जाए। शिवरिंग होगी और वॉमिटिंग होगी, बहुत सारे 1 घंटे के अंदर में सारे लक्षण देखे जा सकते हैं। विम हॉफ को 1 घंटे 2 घंटे तक कुछ नहीं हुआ। देयर वाज नो फीवर, उनको कोई हेडेक नहीं हुई, उनको कोई शिवरिंग नहीं हुई। तो डॉक्टर्स परेशान, आश्चर्यचकित भी हुए कि आफ्टर ऑल ये हो क्या रहा है, और इस आदमी में इतनी कैपेसिटी कैसे है कि इतना सारा दर्द बर्दाश्त कर लेने की, और कैसे वो कर पा रहे हैं इसको। अभिनव जी, मेरे यहाँ से तो नेटवर्क बिल्कुल ठीक दिख रही है, एक बार रिफ्रेश करके देखें। तो विम हॉफ का बोलना है कि मैंने अपने शरीर के जो इम्यून सिस्टम है उसको मैंने कंट्रोल किया हुआ था कि साइटोकाइन जो मेरे शरीर से रिलीज हो उसको मैं कैसे रोक सकूं। अभी डॉक्टर्स पूरी तरह से परेशान थे कि किया क्या इस आदमी ने। तो ब्लड टेस्ट हो रहे थे, तो ब्लड टेस्ट से निकल के आया उनकी बॉडी में उस एक्सपेरिमेंट के दौरान जैसे उनको इंजेक्शन दी गई, कॉर्टिसोल के लेवल्स उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा लिए। अभी कॉर्टिसोल के लेवल्स आपकी बॉडी में बढ़ना कम करना ये हमारे नियंत्रण के बाहर की चीज है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करती है, लेकिन उन्होंने कर लिया और ये ब्लड टेस्ट में आ गए। तो डॉक्टर ने बोला नहीं नहीं, देखिए आप तो इतने 2500-300 साल से आप ये एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं ठंडी का, तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है बहुत प्राइम हो गई, आपने शायद उसको कर लिया, तो आप एक एक्सेप्शन है। तो विम हॉफ ने बोला नहीं, एक्सेप्शन नहीं हूं। हाय मिश्रा जी, गुड इवनिंग। मैं एक्सेप्शन नहीं हूं, मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूं कि बाकी लोग भी मेरी तरह से एंडोटॉक्सिन का इंजेक्शन लेकर के भी अपने इम्यून सिस्टम को कंट्रोल में रख सकते हैं। चैलेंज एक्सेप्टेड। 10 लोगों को वॉलंटियर बना करके उन्होंने ट्रेनिंग की शुरुआत की, और केवल 4 दिन के अंदर में ही वो लोग एंडोटॉक्सिन के एक्सपेरिमेंटेशन से गुजरे और उन्होंने भी अपने इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने की दक्षता दिखाई। ये कमाल की बात है। तो आप भी सोच रहे हो कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि जिस इन्फेक्शन से लोग की जान जा सकती है, उस इन्फेक्शन को लोग ऐसे हंसते खेलते झेल जाते हैं, तो इतनी जल्दी उनके अंदर में ये कैपेसिटी और एंड्योरेंस कहां से आ जाती है। तो उसमें जो नंबर 1 चीज की बात करते हैं विम हॉफ साहब, 3 pronged स्ट्रेटेजी है विम हॉफ मेथड की। नंबर 1 इज ब्रीदिंग, नंबर 1 इज कोल्ड शावर, नंबर 2 इज ब्रीदिंग, नंबर 3 इज विल पावर। तो आज हम बात करने वाले ब्रीदिंग की, कि सांस लेना और डीप सांस लेना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। और आप तो दिन रात सांस तो ले ही रहे हैं, उसके बिना तो जीवन चल। तो इस इंसान ने ऐसा क्या खोज लिया, इसके ऊपर में अभी बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हो रही है। मैं आपको मोटा मोटा बताना चाहूं कि जो विम हॉफ ब्रीदिंग मेथड है उसके क्या बेनिफिट्स देखे गए हैं। अभी साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है ये कि एक तो ये हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, हमारी कंसंट्रेशन है, क्षमता जो है किस चीज पे कंसंट्रेट करने की उसको बढ़ाता है, हमारी मेंटल वेलबींग, हमारे मूड जो है उसको एलिवेट करता है, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, शरीर में आदमी को एनर्जी बहुत ज्यादा महसूस होती है, और बहुत सारे फाइब्रोमाइल्जिया वाले सिम्टम्स होते हैं उसको नियंत्रित करना, डिप्रेशन के सिम्टम्स खत्म होते हैं, स्ट्रेस जाती है लोगों की, और स्लीप जो है वो इंप्रूव होती है, नींद में बहुत बहुत फर्क पड़ता है विम हॉफ ब्रीदिंग टेक्निक इस्तेमाल करने का। अब देखिए, बहुत दिन से इसके बारे में सुन रखा था। नमस्ते अंचल, स्वागत है आपका। लेकिन मौका आता है ना, एक टाइम आता है कि जब भी आपको किसी चीज से मिलना होता है, जानना होता है, तभी आप उसको मिल सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो आज मैंने खुद पे भी ट्राई करके देखी है विम हॉफ ब्रीदिंग टेक्निक जो है, ये आपको बताऊं तो उसके पहले खुद पे भी एक बार ट्राई करना है। तो करना क्या होता है, ये एक बहुत ही रिलैक्स्ड ब्रीदिंग टेक्निक है जिसमें आपको बैठने की या खड़े होने की सलाह नहीं है। खासकर जब पहली बार कर रहे हो तो आपको बेड पे लेट के करना चाहिए, सोफे पे लेट के करना चाहिए।
मैं वीडियो शेयर करूंगा कैसे करते हो। और एक बार जब भी आप बेड पे लेट गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं, तभी आपको ब्रीदिंग करनी है। कैसी करनी है? ऐसे वेरी वेरी डीप इनहेल एंड विदाउट फोर्सफुल एक्सेल। तो बहुत सांस को बड़ी तेजी से खींचना है, पूरे लंग्स को भरना है और उसको छोड़ना। ये साइकिल कंटिन्यू करनी है 30 सेकंड तक। ये 30 सेकंड नहीं, सॉरी 30 बार करनी है। तो ऐसे तो ये 30 बार करने के बाद इस दौरान में अगर आप, और ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि आप इसको बेड पे ही ट्राई करें। और जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकायत वाले पेशेंट हैं, जिनको अस्थमा है, जिनको बाकी जो बीमारियां हैं श्वास के रिलेटेड, वो अपने डॉक्टर से बात किए हुए बिना इसको ना करें। हालांकि वीडियो देखें, जानकारी अपनी बढ़ाएं। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो थोड़े थोड़े अंतराल और एकदम एक्सट्रीम में नहीं चले जाएं। 30 बार सांस इस तरह से लेने से आपको सर में हल्कापन महसूस होगा, लाइट हेडेडनेस महसूस होगी, शरीर थोड़ा लूज सा होता है, मुझे फीलिंग हुई, थोड़ी गुदगुदी होती है, टिंगलिंग होती है हाथ पैर में, और कुछ कॉन्ट्रैक्शन भी महसूस होता है। अब कारण ये है कि आप इतनी जो डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो उस समय आपके शरीर में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन शायद जिंदगी में कभी उतनी ना हुई उतनी हो जाती है। और खाली ऑक्सीजन नहीं बढ़ता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से इतनी ज्यादा निकल जाती है, और आपके शरीर को इतना फ्रीली शायद ऑक्सीजन पहले, और ये अनुभव हुआ मुझे वो 25-30 बार ही बेड पे सांस लेने से। और नीतीश कुमार जी, स्वागत है आपका। विम हॉफ साहब का कहना है कि दिस मेक्स योर बॉडी एल्कलाइन। जो इतना जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आता है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा घटती है, तो हमारी जो शरीर में देखिए 2 चीज होती है, एक अम्लीयता होती है और एक क्षारता होती है। या तो आप एसिडिक हैं या एल्कलाइन। जीवन एल्कलाइन है, क्षार है हम, और बीमारी जो है वो हमारे शरीर में एसिडिटी लेके आती है। तो एक्सेस ऑफ एसिडिटी इज इवन सेड कि अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाए तो आदमी मर जाता है। और जब आप जितनी एल्कलाइन रहेंगे आप उतने अच्छे रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं अक्सर ये पीता रहता हूँ, वो नींबू डालकर जो पीना है, तो नींबू बेसिकली क्या होता है, एसिडिक होता है, लेकिन नींबू एसिडिक होने के बावजूद जब ये पच के आपके बॉडी में जाता है तो ये एल्कलिनिटी बढ़ाता है। पहले ये बात कर चुके हैं कि डीएनए प्रोटेक्टिव टॉप के फूड्स में से नींबू का इस्तेमाल करने की रिकमेंडेशन है। बार बार मैं बोलता रहता हूँ आप सबको। देव जी पूछ रहे हैं, ब्रीदिंग शुड बी विद माउथ और नोज आइदर। बहुत सारे ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जिसमें बताया जाता है कि आप नोज ब्रीदिंग करें, बट विम होफ साहब का बोलना है आपको जैसे करें। और मैंने एक और चीज देखी कि अगर आपको एक्चुअली बहुत क्विकली डीप ब्रीथ करना है तो माउथ से भी कर सकते हैं। Either way you can do that, and I'll be sharing that video कि उसको कैसे करना है। बड़ी इंटरेस्टिंग है। और कुछ हद तक मुझे लगा कपालभाति भी माता जी करती हैं, तो शायद वो भी एक उसी तरह की टेक्निक है। तो एक और चीज, विम होफ साहब जो है वो कमाल के इंसान है। 10 भाषाएं बोलते हैं, हिंदी भी आती है उनको, संस्कृत आती है, फ्रेंच बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, नीदरलैंड के हैं तो वहाँ की नॉर्डिक जो लैंग्वेज है इंग्लिश बोलते हैं, और कमाल के इंसान है। तो उन्होंने बाकी अलग अलग विपासना टेक्निक, प्राणायाम, ये सब भी पढ़ाई की है। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने ब्रीदिंग और कोल्ड शावर और विल पावर के ऊपर में लगाई है। तो जब हम बहुत सारा ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल रही होती है, तो हमारी बॉडी की जो सैचुरेशन लेवल है वो 100 के भी ऊपर होती है। अभी जो आप बताते हैं और जो देखते हैं कि 99-100, अभी उनका बोलना है कि हम जब हाइपर वेंटिलेशन की स्टेट में होते हैं तो योर बॉडीज ऑक्सीजन लेवल इज इवन मोर देन 100। आज के कोविड के समय में ये ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और जब भी ये 30-40 साइकिल लेने के बाद ब्रीदिंग हो गई, उसके बाद आपको करना है क्या, ब्रीदिंग एक्सेल करके रोकना है। फिर आप कितने देर तक रुक पाते हैं, तो 1 मिनट रुक पाए, 1.5 मिनट रुक पाए, तो उस समय क्या होती है कि सडनली फिर आपकी बॉडी की जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो नीचे जाती है। और क्योंकि उस समय आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ऑलरेडी इतनी ज्यादा है कि आप ज्यादा से ज्यादा देर तक सांस को रोक कर रख सकते हैं। अभी एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आपकी सैचुरेशन की लेवल नीचे आएगी, तो बॉडी में जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है कि हम सांस चाहिए हमको, ये तभी ट्रिगर होती है जब भी आपकी बॉडी में हाइपोक्सिया हो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़े। अभी आपकी बॉडी में ऑलरेडी इतनी ज्यादा ऑक्सीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे पिक होती है, बट जो पिक होती है तो आपका ब्रीदिंग वापस ट्रिगर होता है, तभी आपके शरीर में फिर से ऑक्सीजन की लेवल ऊपर उठता है।
तो ये जो हाइपोक्सिया की स्टेटस है, ये एथलीट्स लोगों के लिए कमाल की चीज है। पानी के नीचे बहुत ज्यादा देर तक सांस को रोककर रह पाना, कम सांस में खुद को सरवाइव कर पाना, और ये जो एंडोरेंस का जो हिस्सा है, ये खुद को तैयार करने का जो हिस्सा है, आपको बताना चाहूंगा कि विम हॉफ मेथड के जो ट्रेन लोग हैं, जो सर्टिफाइड लोग होते हैं, एक बीमारी है सीओपीडी बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, स्मोकर्स में होती है, जो धुएं के आसपास रहते हैं, औरतों में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे माताएं बहनें और खासकर गांव में जो खाना बनाने का जो सिस्टम था धुएं के दौरान, तो सीओपीडी ऐसी बीमारी है जो कि ऑलमोस्ट हर दूसरी औरत में पाई जाती है, बिकॉज कुकिंग के दौरान उनको जो एक्सपोजर है वो धुएं का बहुत ज्यादा होता था। तो सीओपीडी में आपकी जो SpO2 जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो 85 हो जाती है और आदमी को सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन विम हॉफ मेथड का प्रैक्टिस करने वाले लोगों में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल ड्रॉप होती है 90 से, फिर 80 होती है, फिर 70 होती है, फिर 60 होती है, 50 होती है, 50 और 40 तक आते आते नॉर्मल इंसान मर जाते हैं। लेकिन विम हॉफ मेथड प्रैक्टिस करने वाले लोग इवन 30 के SpO2 लेवल में भी सरवाइव करते हैं। अब मैं ये नहीं बोलता कि आपको सीधे सीधे रिकमेंड करूं आप जाके वो कीजिए, लेकिन जानकारी जुटाइए इसके बारे में। 30 के नीचे तो डिवाइस भी बंद हो जाती है, सैचुरेशन नापने की जो डिवाइस है। अभी उनके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं जो कि ट्रेन हैं, वो तो उस पर भी बेहोश नहीं होते अदरवाइज। और खासकर आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो SpO2 लेवल है, लो ऑक्सीजन, तो ये आपको जैसे एल्टीट्यूड ज्यादा बढ़ती है, आप ऊंचाई पे जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। तो माउंट एवरेस्ट पे ऑक्सीजन लेके जाना होता है, लेह में, लद्दाख में जाएं आप तो जैसे जैसे हवा हल्की होती है वहां पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगती है। वहां पे लोग हाई इंडोरेंस वाले एथलीट वहां जाके सर्वाइव कर सकते हैं, नॉर्मल इंसान नहीं सर्वाइव कर सकते। लेकिन अभी 40 पे 50 SpO2 लेवल पे भी लोग अपना काम कर पा रहे हैं बिकॉज उन्होंने अपनी ब्रीदिंग से अपने pH को कंट्रोल में किया हुआ है। उनकी बॉडी में इतने वाइटल नॉर्मल रिएक्शंस हो रहे हैं जो उनकी बॉडी को उस हालत में भी चलाते हैं, एनर्जी देते हैं। और ये है ताकत विम हॉफ ब्रीदिंग टेक्निक, कोल्ड शावर टेक्निक की, और पूरी दुनिया में फेमस हो रही है। तो विम हॉफ साहब ये भी बोलते हैं कि अगर किसी मरते हुए इंसान की pH चेक की जाए तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, तो मौत के समय में आपकी pH जो है वो, तो pH नॉर्मल जो है न्यूट्रल 7 बोलते हैं, 7 के ऊपर एल्कलाइन हुआ, 7 के नीचे एसिडिक हुआ। तो विम हॉफ साहब का बोलना है कि हमारी जो लाइफ इतनी कंफर्टेबल हुई है, इतने कुछ सालों के दौरान में हम इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि हमने हमारे जो ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है, पीनियल ग्लैंड है, हिपोकैम्पस है, जो एमिगडाला है, ये सब सीट ऑफ इमोशंस है जहां से हमारी जीवन नियंत्रित होती है, हमारा व्यवहार विचार नियंत्रित होता है। ये सब ब्रेन स्टेम का हिस्सा है और हम इसको टैप करना ही बंद कर देते हैं। ये सब रैप कहाँ है, कहाँ पे होता कहाँ है? जो रेप्टिलियन ब्रेन है, जो हमारी प्राइमेटिव ब्रेन है, जो पीछे होती है, उसके चारों तरफ है, जिसको हम लोग पहले की अपनी एपिसोड्स में डॉग ब्रेन की बात भी कर चुके हैं। जिसका काम क्या होता है? लड़ो, फाइट, फ्लाइट, या तो भाग जाओ, या तो खाना खाओ, नहीं तो चौथा बच्चे पैदा करो। ये 4 चीजों के ऊपर में आप देखेंगे ये नॉर्मल जो इंसान है इसके ऊपर बढ़ भी नहीं पाते, क्योंकि उनका जो ब्रेन है, उनके जो विचार है, वो सब वही रेप्टिलियन ब्रेन से ही चल रहा है। लेकिन अभी क्या हो गया है विम हॉफ साहब के हिसाब से कि हम इतने कंफर्टेबल हमारी लाइफ में हो गए हैं कि हमारा जो रहना है, हमारे जो व्यवहार है, हमारे ब्रेन को स्ट्रेस, इस तरह का जो प्राइमेटिव स्ट्रेस होता था ना, वो कभी मिलता ही नहीं। और ना ही हमारी बॉडी को वो जो लो ऑक्सीजन वाला बहुत ठंडी वाला वो माहौल मिल रहा है। तो धीरे धीरे हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है या फिर स्ट्रेस को हैंडल करने की क्षमता है, वो सब कम होती जा रही है। और मैं आपको बड़े ही कॉन्फिडेंस से आपको बता सकता हूँ कि इतने सारे लोग कोविड सिम्टम लेकर भी अपने अपने गांव गए और गांव में कभी कोविड के केसेस ज्यादा बढ़े नहीं, इन्फेक्शंस बढ़े नहीं। तो वहां के लोगों को जिस तरह से हमारे गांव में हम गर्मी, सर्दी, बरसात का सामना करते हैं, तो एक लेवल ऑफ एंडोरेंस जो है, एक रोग प्रतिरोधी क्षमता है, वो ज्यादा होती है। और यही इसको टारगेट करने को बोलते हैं विम हॉफ साहब। उनका बोलना है कि हम सब में वो पोटेंशियल है अपने आप को ट्रेन करने का, कि हम अपने जीवन में बीमारियों से लड़ सकें, बाकी स्ट्रेस से लड़ सकें। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि हमें स्टिमुलेशन ही हमारे ब्रेन को कम मिलती है। हमारा जो ऑक्सीजन का जो लेवल है बॉडी को हमेशा लो रहता है, क्योंकि हम आदत हो गए हैं हमें ज्यादा कंफर्ट की। और जैसे जैसे हमारी जो लाइफ रिच होती जाती है तो और भी चैलेंजेस कम होते जाते हैं।
फिजिकल तो और भी कम हो जाता है। आप हमेशा कार में रहते हैं या फिर बाइक से चलते हैं, पैदल चलना दौड़ना भूल जाता है। तो ये प्राइमेरी ब्रेन को टारगेट करना, वो भी जब आप बेड में सोए सोए कर सकते हैं, अपनी ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, बॉडी में एड्रेनलिन की सर्ज ला सकते हैं। तो बेसिकली आप क्या कंट्रोल करते हैं विम हॉफ ब्रीदिंग टेक्निक में, वो है आपके फियर और इमोशन को, और वो भी कौन सा, जो कि अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों में जिनमें लो मूड देखी जाती है, जिनमें लो डिप्रेशन देखा जाता है, वहां पे विम हॉफ साहब रिकमेंड करते हैं एक कॉन्शियस डीप ब्रीदिंग की। अभी ब्रीदिंग तो हमेशा चलती रहती है, लेकिन वापस रिपीट करूंगा, कॉन्शियस डीप ब्रीदिंग, जो हमने आपको टेक्निक वापस में वीडियो भी डालूंगा। तो कैसे करना है, वो सांस को बहुत तेजी से खींचना है अपने अंदर में, 30 बार 40 बार करना है इसको बेड के ऊपर में, और बाद में फिर 30-40 साइकिल होने के बाद फिर आपको एक्सेल करके कितनी देर रुक सकते हैं, इसको रुकना है, और ये प्रक्रिया चलती रहे। देखिए मैंने अभी 2 बार खींचा और सडनली आपको एक ब्रेन में हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी ज्यादा ऑक्सीजन सडनली जाने के अनुभव से मतलब भूल चुकी है। जब भी आप बहुत ज्यादा दौड़े, बहुत तेज हाइपर वेंटिलेट हो, तभी आपको ये रश आता है। अदरवाइज बैठे बैठे बेड पे इस तरह का अनुभव कर पाना मैंने जीवन में पहली बार अनुभव किया, बहुत ही कमाल का था। तो डीप ब्रीदिंग करने की सलाह देते हैं जिससे कि हमारी जो पीएच लेवल है वो रिस्टोर होती है, बॉडी की जो अम्लीयता है वो जो छाड़ता है, तो हमारे बॉडी ज्यादा क्षार बनता है, और जितनी एल्कलाइन हमारी बॉडी होती है, हमारे बॉडी के फंक्शंस उतनी ही नॉर्मल चलते हैं, पिकअप करते हैं। तो ये कैसा है कि कंट्रोल्ड एक्शन वर्सेस कंपल्सिव बिहेवियर। तो कंपल्सिव बिहेवियर है हमारा स्ट्रेस ले लेना, कंफर्ट खोजते रहना, गर्मी लगी तो एसी चाहिए, ठंडी लगी तो तुरंत में कंबल चाहिए। बॉडी को तो एक एंडोरेंस, मतलब ना तो हाइपोथर्मिया, ना तो कम ज्यादा ठंडी मिल रही है, ना बहुत ज्यादा गर्मी मिल रही है, कंफर्टेबल रहते रहते पूरा सिस्टम कंफर्टेबल हो जाता है। तो विम होफ साहब का बोलना है कि इसमें एक और चीज आती है कि कंपल्सिव बिहेवियर में खाना खाना भी बहुत कम है। अगर आप पूरे दिन लगातार खा ही रहे होते हैं तो वो भी आपके शरीर के लिए सही नहीं है। विम होफ साहब 30 साल से दिन में एक ही बार खाना खाते हैं, 6 बजे शाम के बाद एक मील खाते हैं, अदरवाइज पूरे दिन फास्टिंग में रहते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं। और हालांकि एक और चीज बोलते हैं, अगर आपको ये डीप ब्रीदिंग का जो एक्सरसाइज करना है, ये खाली पेट करने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शायद आप सुबह सुबह उठ करके बेड पर कुछ करने जाएं, उसके पहले आप ये करके निकल सकते हैं, कॉन्शियस ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसमें होता यह है कि एरोबिक डिसलिमिनेशन होती है। एरोबिक डिसलिमिनेशन मतलब ये इस तरह से बताऊं कि डीप ब्रीदिंग से हमारे बॉडी में ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में, जो हमारी पावर हाउस ऑफ द सेल है, वो इस तरह की रिएक्शंस करती है, ऑटोमेटिक एनर्जी रिलीज होती है। तो खाली आप सांस ले करके ही अपने शरीर में, एक तो फास्टिंग में तो ऑटोफेजी ऑलरेडी चालू होगी, तो शरीर में सफाई चल रही है, ग्लिम्फेटिक सिस्टम चालू है जो कि ब्रेन की सफाई कर रहा है। तो आपको अगर आप ज्यादा देर तक फास्टिंग करते हैं तो आपको ब्रेन रिलेटेड बीमारियां होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन सफाई कर पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्ट। तो जब हम पूरे दिन खा रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को वो मेंटेनेंस के लिए शटडाउन का टाइम ही नहीं मिलता, तो मशीन रुकेगी नहीं जब तक, तब तक सफाई कहां से होगी। अब रोड पे ट्रैफिक चल ही रही है, उसके बीच में आप रिपेयर करना चाहेंगे तो रिपेयर नहीं कर पाएंगे, आपको रोड रोकना पड़ेगा। तो और जब ये रिपेयर ना हो पाए, बॉडी रुक ना पाए, तो हमेशा बॉडी अपने बॉडी में फैट जमा करती रहती है, और आप घूम कर देख लीजिए, फिर डायबिटीज और फैट कनेक्शन आपको बहुत क्लियर नजर आ जाएगी। तो डीप ब्रीदिंग से विम होफ साहब का बोलना है कि डीएमटी भी रिलीज होती है। डीएमटी क्या होती है? बड़ी कमाल की चीज है। डीएमटी एक ये दवाई की जैसी है, एन डाइमिथाइल ट्रिप्टोमाइन। इसको हेलुसिनोजेनिक ट्रिप्टोमाइन ड्रग बोला जाता है, जिससे आपको नशे वाले सिम्टम आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत कमाल लगेगा। इसको दूसरी भाषा में डिमित्री भी बोलते हैं। डीएमटी हेलुसिनोजेनिक एजेंट है। हमारे शरीर में भी कब कुछ कुछ बनता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है पता नहीं है, लेकिन जब भी हम सबकॉन्शियस होते हैं, जब नींद में होते हैं, रैपिड आई मूवमेंट चल रही होती है, तभी हमारे शरीर में ब्रेन में सपनों को दिखाता है हमें। तो विम होफ साहब का बोलना है कि जब भी आप ये डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, आपके शरीर में डीएमटी रिलीज होती है। अच्छा, एक और चीज बताना चाहूंगा, डीएमटी रिलीज तभी भी होती है जब भी आप मरने वाले होते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक ये है साइंटिफिक कि ये जो ट्रांजिशन होता है ना इस जीवन से दूसरे जीवन का, वो पेनफुल ना हो, आनंददायक रहे, इसलिए आपके शरीर में डीएमटी डिमिट्री रिलीज होती है। और
ये हैलुसिनोजेनिक है, आपकी बॉडी को रिलैक्स महसूस कराती है। तो जब भी आप डीप ब्रीदिंग करेंगे आपकी बॉडी में डीएमटी के लेवल्स बढ़ जाते हैं और आपको ये सब वो बिना नशा के नशे वाले लक्षण, बॉडी रिलैक्स होना, स्ट्रेस कम होना, ये सब महसूस होता है। ये विम हॉफ मेथड के प्रैक्टिस करने वाले लोगों का कहना है। तो ब्रेथ वर्क करने वाले, ये जो डीप ब्रीदिंग करने वाले लोग हैं, वो उनका कहना है कि हम अपने पीनियल ग्लैंड को भी डायरेक्ट कर पाते हैं। और पीनियल ग्लैंड जो बाकी दूसरे हमारे यहाँ हमारी सभ्यता में उसको तीसरी त्रिनेत्र भी बोला गया पीनियल ग्लैंड को, उसके बारे में और रिसर्च और बात करूंगा और बताऊंगा आपको। तो अभी हम मतलब वापस आता हूँ कंफर्ट के ऊपर में। तो हम टेम्परेचर लिए बहुत कंफर्टेबल हो गए, हमें एक खास टेम्परेचर चाहिए, 22 से 24 के बीच में एसी चलती रहनी चाहिए, फिर हीटर चलते रहना चाहिए, खाना बहुत कंफर्टेबल, हमेशा हमें खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट चाहिए, लंच चाहिए, फिर डिनर चाहिए, बीच में स्नैक चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। और उसके पीछे सबसे बड़ी इंडस्ट्री चलती है जो खाने की इंडस्ट्री है, उसके पीछे बहुत बड़ी, फिर आप खाएंगे बहुत ज्यादा खाएंगे, बीमार होंगे तो उसके पीछे भी इंडस्ट्री चलती है। मोबिलिटी जो है, दौड़ना भागना, 6 किलोमीटर वॉक कर लेना बिना थके, नॉन स्टॉप, ये सब काफी कम हो गया। तो मैं बीच बीच में चेक करता रहता हूँ, वॉकिंग नहीं हुई। अभी कल एक 5.5 किलोमीटर की वॉक नॉर्मल पेस पे करते हुए आगे, बिना पानी पिए, बिना रुके, बिना कुछ। तो खुद के एंडोरेंस को भी चेक करते रहना है। तब जब भी आपको ना गर्म ठंडे से कुछ ऊपर नीचे मिल रहा है, हमेशा खाना अवेलेबल है जो आप खाना चाहें, एंडोरेंस आप कभी चेक नहीं करते, कभी कोई भारी चीज नहीं उठाते, कभी वॉक नहीं करनी है, कभी दौड़ना नहीं है, सांसों पे नियंत्रण नहीं है, तो ये सब काफी अननेचुरल सा हो गया है। और उसकी वजह से ये जो कंफर्ट है ना, हमें बीमारियों के प्रति, हमारे मूड स्विंग्स के प्रति, पुअर हेल्थ के प्रति धक्का देता है, उस तरफ आगे बढ़ाता है। तो अगर आप, विम हॉफ साहब बोलते हैं कि रियल कंफर्ट क्या है, कि आप बीमारियों से खुद लड़ पाए, आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो, आप गर्मी ठंडी से लड़ पाए बिना स्ट्रेस के, आप ऑक्सीजन कम हो तो भी सरवाइव कर पाए, ऑक्सीजन ज्यादा शरीर में नियंत्रित कर पाए, स्ट्रेस को नियंत्रित कर पाए, तो ये रियल कंफर्ट है। तो फिर तो आदमी के तनाव का डर नहीं, बीमारियों का डर नहीं, खाने का डर नहीं, ऑक्सीजन का डर नहीं, तो आदमी तो आनंदित रहेगा ही। और ये आप कुछ हद तक हमारे भारतीय सभ्यता में देख सकते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं कितने सालों से ब्रीथ वर्क, प्राणायाम करते हैं, मस्त रहते हैं, बहुत कम खाते हैं और सालों साल जीते हैं, आनंदित रहते हैं। तो विम हॉफ मेथड में 3 वर्ड वो बोलते हैं, हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रांग। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं डेफिनेटली इसको अपने ऊपर में धीरे धीरे इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे टॉप के सेलिब्रिटीज हैं, मिरांडा केर हैं, कैथरीन हेपबर्न है, टोनी रॉबिन्स है, और बहुत सारे लोग हैं जो कि खासकर कोल्ड शावर और ब्रेथ वर्क के ऊपर बहुत सारा काम कर रहे हैं। जैसे विपासना होती है 10 दिन की, एक पूरी डीप साधना होती है जहां पे आपको विपासना सेंटर्स में जाके करना होता है। और ये एक्चुअली एक म्यांमार में रह करके गोयनका साहब सीख के आए थे और वहां से उन्होंने पूरे इंडिया में विपासना को पॉपुलर किया है। तो मेरे जान पहचान में है से 2 लोग जो विपासना कर चुके हैं, और मेरा एक आइडिया है कि मैं उनसे एक बार आमने सामने बातचीत करूं, आप सबके लिए रिकॉर्ड करूं उसको, और उनकी विपासना में क्या अनुभव हुए उनको। वो 10 दिन बिना बातचीत किए, लिमिटेड खाना खा और खाली अपने सांसों पे कॉन्सेंट्रेट करके आदमी को वो ब्रेन में यहाँ टैप कर पाते हैं। उनको ऐसे आत्म आनंद और ऐसे इंटरनल पीस की जो भावना मिलती है लोगों को। जैसे युवल नोआ हरारी, जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत इज्जत देता हूँ उनको, जिन्होंने इस आई वुड से इतिहास के इस 100-200 साल के सबसे 2-3 इंपॉर्टेंट किताबें लिखी हैं, होमो सेपियंस, होमो डियस एंड आइडियाज फॉर द न्यू सेंचुरी, 21 सेंचुरी। वो हर साल एक 10 दिन का विपासना करने इंडिया आते हैं या किसी और विपासना सेंटर में विपासना करते हैं। विपासना कहाँ होती है? पूरे इंडिया भर में होती है, पूरे वर्ल्ड भर में होती है। विपासना के सेंटर आपको एज क्लोज एज मुंबई में, गोराई में भी है, बाकी इगतपुरी में बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। मैंने यहाँ भी देखा था, बिहार में मुजफ्फरपुर में है, वैशाली में है। वैशाली सेंटर में जापान से लोग आते हैं विपासना सीखने के लिए, और हमें इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं। तो मेरे पहचान में एक काफी पहुंचे हुए प्रोफेशनल हैं, काफी पुरानी जान पहचान है उनसे, वो रेगुलर विपासना के लिए जाते हैं। तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबके लिए विपासना के बारे में उनसे बात कर सकूं। तो 2 चीजों के बारे में हम और बात करना चाहेंगे। आज हमने ब्रीदिंग की बात की, हम और बात करना चाहेंगे आपसे कोल्ड शावर, ठंडी का क्या महत्व होता है और किस तरह से ठंडे पानी से नहाना, बर्फ में जाना हमारे शरीर को कैसे इन्वोगरेट करता है, और विल पावर के लिए हम क्या कर सकते हैं। वैसे आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कोल्ड शावर मैं पिछले 15-20 दिन से चल रही है और अमेजिंग बेनिफिट। आप कितने भी थके
कम नींद लेकर सोकर उठे हों, ठंडे पानी से नहाएं, आपकी पूरी सिस्टम रीसेट होती है। बट इसके बारे में कल डिटेल में बात करने वाला हूं। ये होगी हमारी आइसमैन सीरीज 2 कल, जिसमें हम बात करेंगे कोल्ड शावर, ठंडे से एक्सपोजर से क्या बेनिफिट होते हैं और हम ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं जिससे हमारा विल पावर इंप्रूव हो सके। तो उम्मीद है कि आप कल वापस ज्वाइन करेंगे, और जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वापस या तो फेसबुक पे ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे मैं अपलोड करूंगा, और पॉडकास्ट तो आप सुन ही सकते हैं बिल्कुल। तो आप सब लोग आज ज्वाइन हो पाए और अपने अपने सवाल रखे। आगे भी कुछ सवाल रहते हैं, बिल्कुल पूछिए, मैं उनको यथासंभव कोशिश करूंगा कि मैं उसका जवाब दे सकूं आप सबको। और कल मिलते हैं वापस विम हॉफ मेथड के 2 और एस्पेक्ट्स को लेकर के। तब तक के लिए आप सबसे विदा चाहता हूं। सांसों पे ख्याल रखिए, और ये बेड पे लेट करके विम हॉफ ब्रीदिंग मेथड टेक्निक को ट्राई करने की कोशिश